हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप कोल्ड स्टोरेज बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, इसके अंदर किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस रहती है, सरकार इसके ऊपर कितनी सब्सिडी देती है या फिर इसके अंदर किस प्रकार से आप कस्टमर हैंडल करेंगे, इन सब बातों बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कोल्ड स्टोरेज के बारे में। तो दोस्तों आज सभी को पता है आप साल के 12 महीने कोई भी फल सब्जी ले सकते हैं और ये सब कमाल है कोल्ड स्टोरेज का, क्योंकि जब सीजन के अंदर सब्जियां बहुत मात्रा में होती है अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे आलू के सीजन में आलू ज़्यादा होता है, प्याज के सीजन में प्याज ज़्यादा होता है, वैसे ही हर एक फल का और सब्जी का एक सीजन होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्जियां का प्रोडक्शन होता है और साल के 12 महीने उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है जिससे वो खराब ना हो और साल के 12 महीने उनकी सप्लाई बनी रहे। इसलिए दोस्तों आज आपको जगह जगह के ऊपर कोल्ड स्टोरेज मिल जाएंगे। आज दोस्तों बहुत सारे किसान हैं जो अपना कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं और अच्छा पैसा वो बना भी रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है दोस्तों कोल्ड स्टोरेज के अंदर सभी प्रकार की सब्जियां, फ्रूट या फिर दूसरे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, ऐसे कोई भी नॉन वेज प्रोडक्ट हो गए कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं और अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज की आजकल डिमांड है। सरकार भी दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, किसान कोल्ड स्टोरेज बनाए अपनी ज़मीन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का या फिर फलों का प्रोडक्ट स्टोरेज हो और वो साल के 12 महीने सप्लाई हो। इसलिए दोस्तों सरकार इसके ऊपर सब्सिडी देती है। यदि कोई पर्सन अपना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे अपनी ज़मीन के ऊपर तो सरकार से वो सब्सिडी ले सकता है या फिर सरकार से लोन लेके उसके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी और अपना कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस सेटअप कर सकता है। और दोस्तों आज के टाइम यदि कोल्ड स्टोरेज बिजनेस की बात करें या फिर इस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 2025 के अंदर लगभग 2000 बिलियन की ये इंडस्ट्रीज है और आने वाले कुछ साल के अंदर यानी 2030-40 तक ये इंडस्ट्री लगभग 6 से 7000 बिलियन की होने वाली है, क्योंकि सभी को पता है आने वाले समय के अंदर डिमांड ज़्यादा होने वाली है। किसी भी प्रोडक्ट की लगा लो, फल की होगी, सब्जी की होगी, क्योंकि साल के 12 महीने कोई भी सब्जी नहीं उगाई जाती, उन्हें कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर उन्हें सप्लाई किया जाता है। और आज के समय जब आपके घर में बेमौसमी सब्जी मिलती है तो वो कोल्ड स्टोरेज का ही फल है। तो यदि आप सोच रहे हैं आपके पास ज़मीन है कोल्ड स्टोरेज बनाने की तो आप सरकार से लोन ले सकते हैं कोल्ड स्टोरेज के ऊपर और सब्सिडी लेके अपना एक अच्छा बिजनेस ये सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कोल्ड स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यदि कोल्ड स्टोरेज टाइप की बात करें या फिर कौन कौन से प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं इस बारे में बात करें तो लगभग 5 प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। सबसे पहला होता है मल्टी कमोडिटी कोल्ड स्टोरेज। इसके अंदर दोस्तों फ्रूट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल्स होगी, इन सभी का स्टोरेज किया जाता है और इसके अंदर टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वे खराब नहीं होती है। दूसरा होता है सिंगल कमोडिटी स्टोरेज। इसके अंदर दोस्तों मान लो आपने आलू के सीजन के अंदर आलू का स्टोरेज करना है या फिर एप्पल के सीजन के अंदर एप्पल का स्टोरेज करना है, प्याज के सीजन के अंदर प्याज का स्टोरेज करना है, तो उसमें केवल एक ही सब्जी का स्टोरेज किया जाएगा, या तो आलू का या फिर एप्पल का या फिर प्याज का। ऐसे ये सिंगल कमोडिटी स्टोरेज होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। इनके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है, गैसों को कंट्रोल किया जाता है और कोल्ड किया जाता है जिससे कोई भी केमिकल हो, गैस हो, किसी प्रकार की कोई कमोडिटी हो, उनको इतना फ्रीज किया जाता है कि वो खराब ना हो। चौथा होता है दोस्तों फ्रोजन स्टोरेज। फ्रोजन स्टोरेज के अंदर दोस्तों ज़्यादातर मीट हो गया, फिश हो गया, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर टेम्परेचर -18 डिग्री से कम होता है जिससे सब्जियां या जिससे वो चीज़ें खराब ना हो। पांचवा होता है मोबाइल कोल्ड स्टोरेज। मोबाइल कोल्ड स्टोरेज की बात करें दोस्तों ये ट्रक के अंदर स्टोरेज होता है, यानी ट्रक के ऊपर आप एक कोल्ड स्टोरेज सेटअप कर लेंगे और आप जगह जगह पे मोबाइल सर्विस देंगे। तो ऐसे कुछ अलग अलग प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। सभी की डिमांड अलग है, सभी का एरिया अलग है और सभी का इस्तेमाल अलग है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आपके एरिया के अंदर जिसकी डिमांड ज़्यादा हो आप उसी ऊपर काम करें और वही कोल्ड स्टोरेज आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि आप कोल्ड स्टोरेज ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किन किन समस्या को सामना करना पड़ सकता है या फिर कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। चैलेंजेस की बात करें दोस्तों बहुत से प्रकार के चैलेंज आते हैं यदि आप कोल्ड स्टोरेज ओपन करते हैं तो। जैसे एक तो हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है इसकी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर 24/7 यानी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सब्जियां यदि 1 घंटे भी लाइट गई और रेफ्रिजरेटर
और कोल्ड सिस्टम बंद हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा और करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसमें टेक्निकल मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, यानी इसमें टेक्निकल टीम आपको रखनी पड़ेगी जिसके अंदर हर समय आपके हर एक चीज़ की मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी चीज़ खराब ना हो। तीसरा, इसमें अलग अलग सीजन के हिसाब से स्टोरेज किया जाता है, तो इसके अंदर फार्मर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आपको मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, आज के टाइम फार्मर के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बाद आपको फार्मर को समझाना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम इतने फार्मर नहीं हैं जो कोल्ड स्टोरेज के बारे में जानते हैं और वो अपनी सब्जियां वहाँ स्टोरेज करवाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को भी अवेयर करना पड़ेगा और उसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ये चैलेंजेस फेस आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे चैलेंजेज है, क्योंकि इसमें आपको फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको नियर बाय फार्मर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी वाली मशीनरी खरीदनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी सिस्टम खराब ना हो। एक टेक्निकल टीम रखनी पड़ेगी और पूरा स्टाफ आपको ट्रेंड करना पड़ेगा इसके बारे में। नेक्स्ट, आपको एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बनवाने पड़ते हैं, इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवाने पड़ते हैं, एनओसी लेनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप फार्मर से कॉन्टैक्ट करेंगे और अलग अलग फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स होगी, वो रखनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपको इसको सबसे पहले क्या करना, तो आपको इसके अंदर क्या करना, सबसे पहले आपको नियर बाय फार्मर से कांटेक्ट करना है और उससे भी पहले आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी है। आपको ध्यान देना है दोस्तों कहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आप इसके अंदर अपना हाथ डालें, वरना दोस्तों इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसलिए आपको ट्रेनिंग लेके ही कोल्ड स्टोरेज बिजनेस के अंदर उतरना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि इसके अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, इसके अंदर आपको बहुत से प्रकार के डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास हमें सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लाइसेंस और एनओसी बनवानी पड़ेगी। उसके बाद आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फासाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, पोल्यूशन एनओसी बनवानी पड़ेगी, फायर सेफ्टी एनओसी बनवानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी लोड अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको लैंड एंड यूज बिल्डिंग अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको अथॉरिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एमसीए रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज आपको बनवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको लीगल लोकल म्यूनिसिपल बॉडी से भी एनओसी बनवानी पड़ेगी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल से भी एनओसी बनवानी पड़ेगी, लोकल फायर डिपार्टमेंट से भी एनओसी बनवानी पड़ेगी और आपको लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपको लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी एनओसी बनवानी पड़ती है। उसके बाद आपको फार्मर से भी कांटेक्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत से प्रकार के डॉक्यूमेंट की इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। ये सभी डॉक्यूमेंट है और आपको इसकी अच्छी नॉलेज है तो आप कोल्ड स्टोरेज के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि आप कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या फिर कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस की। स्पेस आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं। कम से कम दोस्तों 5000 से 8000 स्क्वायर फीट के अंदर आपका कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक टन के अंदर माल अंदर फिट किया जाता है या फिर डाला जाता है और उसी हिसाब से आपको इसके अंदर अर्निंग होती है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मान लो दोस्तों आप एक स्मॉल यूनिट लगाना चाहते हैं लगभग 50 से 100 मैट्रिक टन की, तो आपको लगभग 30 लाख से और 60 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी दोस्तों यदि आप मीडियम यूनिट लगाना चाहते हैं 250 से 500 मैट्रिक टन की, तो उसके अंदर आपको लगभग 1 करोड़ से और 3 करोड़ के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप एक लार्ज यूनिट लगाना चाहते हैं 1000 मैट्रिक टन की, तो आपको लगभग 4 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैट्रिक टन के अंदर आपका जो भी माल है, वेजिटेबल होगी, फ्रूट हो गए, कोई भी, वो डाला जाता है। उसके बाद आपको डे के हिसाब से और माल के हिसाब से पैसा दिया जाता है और जितना ज़्यादा स्टोरेज रखेंगे उतना ज़्यादा आपको कमाई होगी। और इसके अंदर दोस्तों आपके सभी प्रकार के यूनिट आ गए, जैसे रेफ्रिजरेशन यूनिट होगी या फिर कंस्ट्रक्शन यूनिट होगी, बैकअप जनरेटर हो गए या फिर पैकेज एरिया हो गया, कोल्ड रूम मेंटेन सिस्टम हो गया। इसके साथ जो भी कंस्ट्रक्शन आपने करवाया सभी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी और आप ये ऑपरेट कर पाएंगे। स्पेस हमने आपको बता दिया, आपके ऊपर डिपेंड है। आप 10,000 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट कितना भी बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना बड़ा सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं, आपको कितनी नॉलेज है और कितना आप मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 24 घंटे आपको सर्विस देनी पड़ती है और 1 घंटे क्या 10 मिनट 15 मिनट भी आप उसे बंद नहीं कर सकते। यदि कुछ भी माल खराब हुआ तो आपकी जिम्मेदारी होगी और आप उसकी जिम्मेदारी का नुकसान अपने पास से देंगे। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप ध्यान रखेंगे पूरी चीज़ों का तो आप आराम से ये सिस्टम चला पाएंगे और ये ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या सवाल है
या फिर आपको कोई सुझाव है तो आप कौन से कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।